Good morning, kids. I hope you all have done the last Maukhik question. Then you have done 1 to 5, 25 to 30 words questions too. Today we will be doing निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर प्रश्न ये है कि बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधुली को श्रेष्ठ क्यों माना, लेखक क्यों मानता है? लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई गोधुली को श्रेष्ठ मानता है क्योंकि यह गोधुली जो है वो उसके रूप को संवारती है, उसकी सहज पार्थिवता को संवारती है, उसके शरीर को बनाती है और जितने भी नकली सलमे सितारे हैं वो इस धूल के सामने, गोधुली के सामने धूल हो जाते हैं। उसके मुकाबले में अन्य प्रसाधन सामग्री, अभिजात वर्ग ने जितने भी प्रसाधन सामग्री बनाए हैं वो सब धूल में मिल जाते हैं। इसलिए लेखक ने बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधुली को श्रेष्ठ मानता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस पेज पर फिर से वही मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पर है, उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने जितने भी सामग्री बनाए हैं वो सब बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई गोधुली के सामने धूल हो जाते हैं, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना है। आपका ये प्रश्न ख वाले का क्वेश्चन 1 का आंसर डन। चलिए अब हम लोग ये वाला करते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया? एकदम मैं निशान लगवा देती हूँ। चलिए, धूल और मिट्टी में सिर्फ इतना ही अंतर है जितना, माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम है धूल और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से होती है। ठीक है बच्चों, ये जो है ये धूल और मिट्टी का अंतर है, ये वाला नहीं, यहाँ से धूल और मिट्टी में इतना ही अंतर है। तो ये हो गया ख का दूसरा वाला। तीसरा प्रश्न देखिए, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से चित्र प्रस्तुत करती है? ये हम 3-4 बार कर चुके, फिर भी मैं निशान लगवा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में ये रहा, ग्रामीण परिवेश में ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करती। धूल वह है जिसे गोधुली में हमने अमर कर दिया है। एक मैं नंबरिंग करा देती हूँ ताकि आपको एक कितने चित्र दिए हैं एक याद हो जाए। एक हो गया गोधुली में अमर कर दिया, दूसरा अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, एक चित्र। तीसरा चित्र देखिए, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर जाने वाली गाड़ियों निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह ऐरावत हाथी
के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ तहाँ स्थिर रह जाती है। और ये चौथा चित्र है, चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती रहती है, ये चौथा चित्र मेले वाला। सो गोधुली अमराई और गाड़ी निकल जाने के बाद वो जो धूल स्थिर हो जाती है, तीसरा। और चौथा चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे कवि कल्पना की भांति, और जो शिशु के मुख पर पंखुड़ियों के साकार सौंदर्य बन जाते, धूल उसका नाम है। सो लेखक ने ये चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये आपका हो गया ख का तीसरा उत्तर। चौथा प्रश्न, हीरा वही जो घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हीरा वही जो घन चोट न टूटे। बच्चों, आपको खुद से इसका उत्तर लिखना होगा। कौन है हीरा? असली हीरा वो है जो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाती है, कठिन से कठिन, वो उन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता है। वो असली हीरा है। हीरा वही जो घन चोट न टूटे। यहाँ पर ये आपने इसका अर्थ समझा दिया कि हीरा वो है जो कठिन से कठिन चोट पर भी नहीं टूटता है। हीरा गांव के वो लोग भी हैं जिन, देखिए, किसान के ऐसे लोग हैं जो मेहनत मशक्क़त मजदूरी का काम करते हैं और फिर भी जीवन में आगे उठते हैं। वो लोग असली हीरा हैं। जो देखिए यहाँ पे, हीरा अमर है, अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, परिस्थितियों को सुधारते हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते, वो हीरा है। हीरा वही जो घन चोट न टूटे। ठीक है, इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से लिखना है याद करते हुए। गिव एग्जाम्पल। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल जाने के लिए नाव नदी पार करनी पड़ती थी। नाविक को कुछ पैसे देने पड़ते थे। उस समय जो पैसा था वो पैसा नहीं था। अपने मित्रों को बैग पकड़ाया और खुद तैर करके नदी पार करके गए। एपीजे अब्दुल कलाम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। सो ऐसे लोग हीरा हैं, और ये हीरे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों याद करो, अपने आप से लिखना है। सुनना, जो मैं अभी बोल गई ना, उसको रिवाइंड कर करके सुन के तुम लिखना। ओके, पांचवा उत्तर तो आपको किताब में रेखांकित करवा देती हूँ। धूल धूली धूली धूरी गोधूली की व्यंजना स्पष्ट कीजिए। वेरी सिंपल, इट इज गिवन हियर। सी दिस पैराग्राफ। धूल धूरी इसकी सहज व्यंजना है। मिल गया? ये आप पूरा उठा के ज्यों कहते हो लिख सकते हैं। फिर आ गया आपका धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। धूल पाठ का मूल भाव यही है कि धूल के महत्व को समझो। मिट्टी, मेहनत, मजदूरी, खेत में काम करने वाला जो किसान है, जो मजदूर है, उसकी कीमत को समझो। उसके अंदर जो गुण छिपे हैं, उन गुणों का मूल्य करो। उसके कपड़ों मटमैले हैं, इस वजह से उसका अपमान मत करो। और धूल मिट्टी से जुड़ो,
अपने देश से जुड़ो, अपने देश की मिट्टी का सम्मान करो। ये धूल पाठ का मूल भाव है। बच्चों, जो मैंने बोला है आप प्लीज राइट इट डाउन। यही पॉइंट्स चाहिए मुझे। सो धूल पाठ का मूल भाव है अपने देश की मिट्टी, अपने देश की माटी, उसका सम्मान करें, देशभक्ति अपने अंदर पैदा करें। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जो धूल में सन करके सनने का काम करते हैं, उनके अंदर की छिपी हुई वैल्यूज, गुणों को उन समझ करके उनका आदर करें, सम्मान करें। उनके मैले कुचैले कपड़ों को देख करके उनका निरादर अपमान ना करें। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये समझाना कि जो जिससे जीवन चलता है, भोजन से, फल से, फूल से, ये सारी चीज़ें मिट्टी से पैदा होती हैं। सो आज जो हम वाइट कॉलर, आप प्लीज़ राइट इट डाउन, वाइट कॉलर, सफ़ेद पोश काम की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और उन्हीं को आप सम्मान देते हैं, ऐसा हम ना करें इस जीवन में। सो धूल के महत्व को समझें, मिट्टी के महत्व को समझें, ऐसा नौकरी पेशा स्वीकार करें जिसमें मिट्टी में सनना पड़ता है। समझे बच्चों? तो ये इसका है उत्तर, मूल भाव। कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने कहा है कि जो ये धन्य धन्य में इसने बड़प्पन जाहिर किया है, रेखांकित करा देती हूँ। धन्य धन्य में उसने बड़प्पन विज्ञापित किया, लेकिन हीन भावना कर दी, भेद बुद्धि का परिचय दिया कि वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरों का नहीं। समझे बच्चों? ये और इसके पहले पीछे से आएगा कि ये देखिए, धन्य धन्य वे नर है मैले जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। इसने भी ही धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कोई कमी नहीं उठा रखी। तो क्या कर रखी है? दूसरे पेज पे भी कंटिन्यूएशन होगा। दूसरा पेज आ गया, तो पूरा ये धूल भरे हीरो का नहीं, भेद बुद्धि का परिचय दिया है कि वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरों का नहीं। वो पिछले पेज से लेकर के बच्चों इस पेज तक, यहाँ तक आएगा, हीरों का नहीं। ठीक है, हीरों का प्रेमी वो नहीं है। सो ये हो गए आज आपके 7 प्रश्न। ठीक है बच्चों? ये प्रश्नों के जब आप उत्तर करोगे बच्चों, तो आशय स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं उसी में छिपा हुआ है। सो अगेन इट विल बी रिपीटेशन ऑफ दैट, सो आई एम नॉट गिविंग दिस आशय स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आशय स्पष्टीकरण का ही है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए, कम से कम पैर तो रखे। यानी जो धूल का काम करते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, जो गवई संस्कृति गांव से जुड़े हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। किसान है, मजदूर है, उनका अपमान, उनके काम की वजह से हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वे उलटकर चोट भी करेंगे। ऐसे गवई लोग, किसान, मजदूर जब चोट करेंगे, तब हम कांच और हीरे का, कि कौन गुणवान व्यक्ति है और कौन सिर्फ नकली है, उसका भेद जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। भाषा अध्ययन बच्चों ये करना ज़रूरी है। कौन सा वाला मैं रेखांकित करा देती हूँ।
ये उपसर्ग वि प्लस ज्ञापित विज्ञापित, संसर्ग प्लस उपमान संस्कृति, सम प्लस सर्ग, क्या होगा इसका? स म प्लस सर्ग, सम सर्ग, उप प्लस मान, सम संस्कृति का क्या होगा? सम प्लस कृति, स दूसरा नहीं आएगा, दुर्लभ में आएगा दू, या तो दू लिख के 2 डॉट लगा दो या दूर लिख के हलंत कर दो, दुर्लाभ। दुर्लभ हो जाएगा। प्र प्लस वास, दुर प्लस भाग्य, अभि प्लस जात, सम प्लस चालन, सम प्लस चालन। तो ये आपका उपसर्ग हो गया, इसमें सिर्फ उपसर्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, धूल चूमना, धूल माथे से लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए गए। धूल से संबंधित अन्य 5 प्रयोग और बताइए जिन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। नहीं करना है बच्चों, सिर्फ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 उपसर्ग प्रत्यय वाला आप करके रखोगे। बस ये पाठ यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, हम कल मिलेंगे अगला कुछ नया काम लेकर के। तब तक ये काम आप करके रखिएगा, ये काम आप करके रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया चीज़ लेकर।